नमस्कार बंधुओं। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि गरीब कैसे दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं, अमीरों की अमीरी बढ़ती जा रही है और मध्यम वर्गीय बेचारे बीच बिचवा में अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए कैसे जद्दोजहद कर रहे हैं। बंधुओं, 2018-19 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय 9,580 रुपये है। अब प्रति व्यक्ति आय क्या है बंधुओं? राष्ट्र की कुल आय को राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। इस हिसाब से 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय 9,580 रुपये है। इस हिसाब से हर व्यक्ति को एक साल में इनकम होना चाहिए 1,14,960 रुपये। लेकिन जो गरीब हैं, कुल जनसंख्या के 50% लोग को गरीब माना गया है, जो सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। इन 50% लोगों को सरकार मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार देने की बात करती है। तो अगर 100 दिन का रोजगार प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है मनरेगा के तहत, तो इनको साल में 26,300 रुपये की आमदनी होती है। बंधुओं, कहाँ 1,14,960 रुपये और कहाँ 26,300 रुपये। क्या दोनों में कंपेयर है? आसमान जमीन का फर्क है। आप सोच सकते हैं कि 1,14,960 रुपये की जगह पे 26,300 रुपये एक मजदूर कमाता है, अगर मनरेगा के तहत 100 दिन रोजगार मिलता है तब। लेकिन हकीकत में क्या है कि 100 दिन का रोजगार जब से मनरेगा लागू हुआ तब से आज तक समूह को मिल नहीं पाया है। खैर, लेकिन अगर इनकेस मिलता भी है तो 26,300 में कैसे इनका जीवन चलेगा सोच सकते हैं। उसमें भी 26,300 रुपये अगर ये कमाता भी है तो ये उपभोग करने वाली जो वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं मार्केट से जब खरीदता है तो जो वस्तुएं मार्केट में मिलते हैं उन वस्तुओं पर 28% तक जीएसटी लगा हुआ है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब 28% सर्विस टैक्स जीएसटी दे करके खरीदता है। उसके पास पैसे कितने बचते हैं? 72 रुपये बचते हैं 100 रुपये में। तो इसीलिए दिन प्रतिदिन गरीबी बढ़ती जा रही है, यह स्पष्ट है। और कितना ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि एक ही तराजू में सारे सबको तोला जा रहा है। अमीरों का जो संपत्ति है और गरीबों को सबको मिलाकर के सबको क्या बोलते हैं विभाजित करके औसत आय निकाला जाता है और इसी के आधार पे देश के आर्थिक स्थिति की गणना किया जाता है। मतलब कि इस आधार पे बाहर से देखने में तो लगता है कि राष्ट्र धनी है, भारत धनी है, लेकिन भारतीय जितना ज़्यादा भारत धनी होगा उतना ही ज़्यादा भारतीय गरीब होगी अगर यही सिस्टम चलता रहेगा तो।
दूसरी बात है कि मध्यम वर्गीय लोगों की क्या स्थिति है। मध्यम वर्गीय लोगों को, मध्यम वर्गीय मतलब वे लोग जो वेतन भोगी हैं, चाहे निजी क्षेत्र में काम करते हो या सरकारी क्षेत्र में काम करते हो, वो वेतन लेते हैं। अब वेतन लेते हैं तो इसमें विडंबना देखिए कि जो वेतन सरकारी कर्मचारियों का या जो भी वेतन भोगी कर्मचारी है, उनको जो वेतन मिलता है उनको टोटल आय में गिन लिया जाता है, और अपने वेतन से वो जो उपभोग करने के लिए सामान लेते हैं, वस्तुएं लेते हैं मार्केट से, उसमें तो 28% तक जीएसटी चुकाते ही हैं। फिर ऊपर से कुल इनकम का कम से कम 30% तक, अधिक से अधिक 30% तक को इनकम टैक्स भी चुकाते हैं। तो इस तरह से 68% इनका मध्यम वर्गीय लोगों का टैक्स में चला जाता है, बाकी बचा इनके हाथ में 32%। अब इसी 32% से ये जो वेतन भोगी कर्मचारी लोग हैं, चाहे निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, इनका घर परिवार, शिक्षा दीक्षा, शादी विवाह, विकास का काम, बचत वगैरह सब इसी से करना पड़ता है, जिसका रिजल्ट है कि एक भी वेतन भोगी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो कर्ज के तले नहीं दबा हुआ है। अगर उसको अपने घर परिवार या अपने विकास के लिए कुछ करना हो, या मान लो अपने लिए मकान ही बनाना हो, या बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी हो, या कभी बीमारी ऐसी हो गई तो उसकी चिकित्सा की व्यवस्था करना हो, तो उसको कर्ज अवश्य लेना पड़ता है। बिना कर्ज लिए कुछ नहीं, कोई भी सरकारी कर्मचारी या निजी क्षेत्र कर्मचारी कुछ कर नहीं सकता है। बस वेतन से मुश्किल से किसी तरह से वह दाल रोटी चला पाता है। आज की स्थिति यही है। अब मित्रों, इसीलिए भ्रष्टाचार भी पनपता है, क्योंकि जो कर्मचारी काम करता है वह उसके साथ बंधन में है कि वो दूसरा धंधा कर भी नहीं सकता है। अगर कोई भी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी हो या निजी क्षेत्र का कर्मचारी हो, वह अलग से कोई धंधा कर भी नहीं सकता है, बंदिश है। मतलब उसको पूरे वेतन पर ही आश्रित रहना है। अब वेतन का 68% जब राशि वो टैक्स के रूप में दे देता है, 32%, तो सोच सकते हैं कैसे उसका गुजारा चलेगा। तो इसलिए मरता क्या नहीं करता, जब मौका मिलता है तो ये लोग रिश्वत लेते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि कर्मचारियों को रिश्वतखोर या भ्रष्ट बनाया जाता है सिस्टम के द्वारा। यह सिस्टम ही जो है कर्मचारियों को भ्रष्ट बनाता है। अगर इनकम टैक्स खत्म कर दिया जाए तो बहुत हद तक भ्रष्टाचार रोका जा सकता है। उनको नैतिक शिक्षा दे करके, समझा करके, बुझा करके, दबाव डाल करके। अब आगे आइए अमीरों की कहानी। जो अमीर वर्ग हैं, खास करके कॉरपोरेट घराने के लोग, वो अपने व्यापार में या उद्योग धंधे में जो पूंजी लगाते हैं, समझिए, समझने की बात है, जो पूंजी लगाते हैं उस पूंजी से एक साल भर का जो टर्नओवर दिखाते हैं, उसमें जो शुद्ध प्रॉफिट होता है, सारे खर्च करने के बाद, कर्मचारियों को वेतन देने के बाद, प्रोडक्शन में जो खर्च हुआ, सारा खर्च करने के बाद जो इनको शुद्ध मुनाफा होता है, उसी मुनाफा पे एक कॉरपोरेट घराने के लोग सरकार को टैक्स देते हैं, जिसको कहा जाता है कॉरपोरेट टैक्स। यह टैक्स नियमानुसार 35% तक देना है, लेकिन जब से मोदी सरकार बनी है 35% तो नहीं, 26.3% टैक्स कॉरपोरेट घराने के लोग दे रहे थे। आप सोच सकते हैं कि कॉरपोरेट घराने के लोग पूंजी पर तो टैक्स दिया नहीं, पूंजी तो इनका बरकरार रह गया, जो तक चाहते हो रह गया। अब मुनाफा पर इन्होंने टैक्स दिया। मान लिया जाए
कि उद्योग जगत को 500 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, शुद्ध मुनाफा। उसमें अगर 26.3% दे देता है टैक्स, तो 131 करोड़ टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के खाते में जाता है। बाकी 369 करोड़ रुपए जो है मुनाफा का, वो इनके पास बच जाते हैं। अब सोच सकते हैं पहले का जो पूंजी है वो तो पूंजी है ही, बरकरार है। अब मुनाफा में भी जो इतना इनका बचा, इनको फिर अपना प्रोजेक्ट में लगाते हैं, फिर उद्योग में लगाते हैं। अब ये पूंजी बन जाता है। अब इनका पूंजी जो है फिर बढ़ गया, फिर नेक्स्ट ईयर जो मुनाफा होता है उसमें टैक्स देते हैं। तो इस हिसाब से हर साल जो उद्योग जगत के लोग हैं, कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, व्यापारी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका पूंजी बढ़ते जाता है। अब पूंजी बढ़ता है, मुनाफा भी उसी हिसाब से बढ़ते जाता है। तो इनको ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि कॉरपोरेट जगत के लोग, जो उद्योग करने वाले, धंधे में लगे हुए लोग, जो व्यवसाय करने वाले हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनका प्रोजेक्ट दिन प्रतिदिन मल्टीप्लाई करते जाता है, बढ़ते जाता है। इनकम ऑफ सोर्स उसका बढ़ते जाता है, क्योंकि मुनाफा के 26% टैक्स में देते हैं, बाकी वो अपना धंधा में लगाते हैं। इसलिए उनका धन दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है, मल्टीप्लाई कर जाता है। और गरीबों का धीरे धीरे कम होता जाता है। मध्यम वर्गीय लोगों की भी स्थिति दयनीय है। अब क्या है कि फिलहाल कोरोना के कारण एक झटका जो लगा, बिजनेस ठप हुआ, उद्योग धंधे बंद हुए, तो ये कंपनियां अपना दुखड़ा सुनाने लगी, घड़ियाले आंसू बहाने लगे। अब इन पर सरकार को दया आ गई, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत दया आई। इन्होंने दया करके क्या किया कि जो टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स पहले से लग रहा था, उसमें से 10% इनको दे दिया गया, मतलब उसमें कम कर दिया गया। मतलब अब लगेगा इनको मात्र 25% टैक्स। अब कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि 10% टैक्स जो हम कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट घराने को छोड़ रहे हैं, इसको, इस पैसे को जब ये अपने धंधा में लगाएंगे तो उसमें से कुछ हिस्सा कस्टमर को भी देंगे, उपभोक्ता को भी देंगे, माने गरीबों को भलाई होगी। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले तो इन्होंने लाखों करोड़ों की टर्नओवर किया, लाखों करोड़ रुपए मुनाफा कमाया। तो जब एक कोरोना के मुसीबत में मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो जब इतना ही ये संवेदनशील रहते, इतना ही दयावान होते, तो इन गरीबों को, बड़े बड़े जो अमीर हैं, अभी 9 अमीर जो हैं भारत में, अरबपति, उनके पास, गरीबों के पास कुल जितना संपत्ति उसका 50% उनके पास है। तो अगर इतना ही ये रहम दिल वाले होते हैं, इतना संवेदनशील होते हैं, इतना ही दयावान होते हैं, तो ये गरीबों को खाने पीने की व्यवस्था कर देते। ऐसा क्या किया? हाँ, प्रधानमंत्री ने जब हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, रिक्वेस्ट किया, तो प्रधानमंत्री के खजाने में ये लोग चुपके से डाल दिए। इनके पास अरबों खरबों का संपत्ति है, अरबों खरबों का पैसा है, उसमें 2-4 करोड़ दे दिए। अब प्रधानमंत्री जी की कृपा, अब डायरेक्ट गरीबों को नहीं दिया, मजदूरों को इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने दिया डायरेक्ट किसको? प्रधानमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री को दिया, ताकि प्रधानमंत्री की नज़र में ये बने रहें और आने वाला समय में उनकी कृपा, इन पर कृपा का बरसात होता रहे। और हुआ भी यही। जब 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी हुआ, तो कॉर्पोरेट घराने पर कृपा का बरसात हो गया, और गरीबों के खाते में वही 1500 रुपये आया। क्या मिलेगा रोजगार में? तो 100 दिन का रोजगार मिलेगा मनरेगा के तहत, और इससे बेसिक कुछ नहीं मिलने वाला है।
कल्याणकारी योजनाएं चलाए जाएं। क्यों कल्याणकारी योजना चलाए जाएंगे भाई? इनके पास तो काम करने के लिए बढ़िया शरीर है, स्वस्थ शरीर है, दिमाग है, हाथ है, पैर है, तो इनको 365 दिन काम मिलना चाहिए। क्यों 365 दिन काम मिलेगा? तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यह मोदी सरकार को कह सकते हैं कि अमीरों का मसीहा है इन्होंने और गरीबों का जमराज है। गरीबों को न तो मरने देंगे बढ़िया से और न ही जीने देंगे बढ़िया से। ये क्या विडंबना है? ये पूंजीवादी पूंजीवादी सिद्धांत में क्या है? पूंजीवादी सिद्धांत में है कि जैसे बड़ा तालाब में पानी भर जाएगा तो उसे नीचे वाला तालाब में ऊपर से छन करके पानी आएगा तो नीचे वाला ही भरेगा। लेकिन मित्रों, मनुष्यों का तालाब इतना बड़ा है कि वो कभी भरता ही नहीं है। अगर भरता तो इस विषम परिस्थिति में मजदूर वर्ग जिस हिसाब से शहरों से पलायन कर रहे थे और शिकायत कर रहे थे कि उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, पैदल ही बेचारे चलने के लिए, बच्चों के साथ, स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ, पत्थर दिल भी पिघल गया। लेकिन इन अमीरों को, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, मित्तल हो, शीतल, जितने भी अमीर हैं, इनका दिल तो पत्थर से भी ज़्यादा क्रूर है। इनको कुछ समझ में, कभी इन्होंने सामने आकर नहीं कहा कि ठीक है भाइयों, हम मजदूरों को कम से कम उनके प्रोजेक्ट जहाँ जहाँ चल रहे हैं वहाँ के मजदूरों को तो खिला सकते थे, पर ऐसा इन्होंने नहीं किया। अब मित्रों आगे आइए, चलिए, यहाँ तो है कि मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, मध्यम वर्गीयों के साथ क्या हो रहा है, अमीरों के साथ, चलो ये लोग तो कुछ भी नहीं करें। अब आइए हमारे जो शहजादे हैं, राजनीतिज्ञ लोग, राजनेता, विधायक, सांसद, मंत्री, इनकी कहानी सुनेंगे तो पैरों तले से जमीन खिसक जाएगा। पहली बात तो है कि सांसदों को 1,40,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलता है। बंधुओं, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इनको 1,40,000 रुपए में एक पैसा भी इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता है। सोच सकते हैं क्यों? जब ये वेतन ले रहे हैं तो ये भी तो वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी के तहत आ गए। अगर समाज सेवी है तो समाज सेवी को वेतन नहीं लेना चाहिए, और जब वेतन ले रहे हैं तो आप समाज सेवी नहीं हो, अभी नौकर हो, वेतनभोगी कर्मचारी की तरह हो, तो आपको भी टैक्स देना चाहिए। लेकिन टैक्स ये लोग नहीं देते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये सांसद विधायक रहते हुए भी, मंत्री होते हुए भी ये दूसरा धंधा कर सकते हैं। इनका अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग बिजनेस, अलग अलग उद्योग चल सकता है। इसलिए एक भी ऐसा विधायक, सांसद, मंत्री नहीं है जिसके पास अरबों की संपत्ति नहीं है। लेकिन इनकी संपत्ति जांच के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि ये खुद नीति निर्धारक हैं, विधाता है, भाग्य विधाता है। और तो और इनको वेतन में से एक पैसा नहीं छूना है, क्योंकि इनको क्या क्या फ्री मिलता है सुन लीजिए। इनको सुविधाएं मिलती है, मुफ्त में 50,000 लोकल कॉल, 50,000 लोकल कॉल कर सकते हैं। हर साल 75,000 का फर्नीचर खरीदने के लिए पैसा मिलता है, और ये साल में 34 हवाई यात्रा मुफ्त कर सकते हैं अपने और पत्नी के साथ या किसी अन्य के साथ। रेल यात्रा फर्स्ट क्लास AC में ये रेल यात्रा मुफ्त में कर सकते हैं। 40 लाख लीटर मुफ्त पानी मिलता है। और क्या, 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है। और सड़क यात्रा जब वे करते हैं तो 16 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से इनको यात्रा भत्ता मिलता है।
और इलाज के लिए सांसद महोदय तथा उनके परिवार के सभी सदस्यों को सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें मुफ्त इलाज होता है। अगर निजी हॉस्पिटल में भी ये इलाज कराते हैं तो इनको वहाँ पर भी सरकारी खजाने से ही खर्च मिलता है। इसलिए अब समझ में आता होगा कि क्यों एक सांसद, एक मंत्री बीमार होता है तो अपना इलाज कराने जाता है कहाँ? लंदन जाता है, अमेरिका जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बाप का पैसा तो लगता नहीं है। सारा पैसा तो टैक्स पेयरों का लगता है, जो टैक्स देते हैं उनका। इसलिए क्या जाता है उनका? सरकारी खजाने को पैसा को लुटा दो। ऐसी कौन सी बीमारी उन्हें हो जाती है कि उनको इलाज कराने के लिए छोटा सा सर्दी खांसी हो जाएगा तो चले जाएंगे विदेश। अब इंडियन जो भारतीय लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, साधारण पब्लिक है, उसको गंभीर भी बीमारी हो जाएगी तो भी सरकार, देश के जो अच्छे हॉस्पिटल है वो भी नसीब नहीं होता है। और क्या, इनको राजधानी में फर्स्ट क्लास का फ्लैट मिलता है रहने के लिए। और अगर इनको वाहन लेना रहे तो 4 लाख का लोन ब्याज रहित मिलता है। कंप्यूटर खरीदने के लिए 2 लाख रुपए अलग से मिलता है। और तो और हर 3 महीने में इनका पर्दा, इनका सोफा सेट का जो कवर होता है उसको साफ करने के लिए अलग से धुलाई खर्च मिलता है। अब सोच सकते हैं कि हमारे आपके गाढ़ी कमाई जिसको हम टैक्स के रूप में देते हैं वह कहाँ जा रहा है और क्यों नहीं हमारा देश का विकास हो रहा है। जो मेहनत कश लोग हैं, खासकर मध्यम वर्गीय लोग, जिनको 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री किया गया है। सोच सकते हो इस महंगाई में 2.5 लाख रुपए का क्या महत्व है। बाकी का टैक्स 5% से 30% तक देना है। इतने सारे टैक्स कलेक्शन होते हैं फिर भी सरकार का खजाना खाली रहता है, सरकार घाटे में चलती है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये जो नेता लोग हैं, ये सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, इनका पेट में चला जाता है, पॉकेट में चला जाता है। हाँ, इन्होंने आज़ादी के आज 72 साल तक देश को केवल लूटने का काम किया। इसलिए बंधुओं, जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं वो किसी तरह से कोशिश करते हैं कि एक बार, कम से कम एक बार विधायक या सांसद का कुर्सी मिल जाए, इसके बाद तो फिर माला माल हो जाएंगे। मतलब अभी के डेट में अगर सबसे बड़ा बिजनेस है जिसमें कोई पूंजी नहीं लगना है, न हिंग लगना है, न फिटकी लगना है, किसी तरह से सत्ता पर काबिज हो जाना है और झूठ सोच सच बोल करके गुमराह करना है और अमीरों के हक में काम करना है, कॉरपोरेट जगत के हक में काम करना है, उनको हमेशा अपने फेवर में रहना है और गरीबी के नाम पर इलेक्शन लड़ना है और अमीरों से पैसा लेकर के गरीबों के बीच में, जैसे कुत्तों के बीच में रोटी की टुकड़ा छीट जाया जाता है ना, उस तरह छीट करके वोट ले लेना है। और यह खेल बरसों से चलते आ रहा है। और बंधुओं, मजदूर किसान भाइयों, किसानों को मैं तो पहले से बोला था कि किसानों की स्थिति क्यों खराब है। मैं पहले वीडियो में बताया था कि उन्होंने जो खाद खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं, सारे के सारे उन जो प्रोजेक्ट के क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट घराने के जब मालिक है वहाँ पर पैदा होता है, इसी से संबंधित सारा कुछ। और उसमें सरकार का टैक्स भी इंक्लूड रहता है जो जीएसटी के रूप में चुका जाता है, और प्लस मुनाफा भी सब वहाँ जाता है। मतलब किसानों के सारी गाड़ी कमाई, किसानों का खून चूस लिया जाता है। जैसे जोंक चूसता है ना,
पानी में डूबा हुआ मौसी भैंस अगर डूबा हुआ है तो धीरे से जोक पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसका खून चूस करके पूरा पेट भर लेता है, भैंस को पता भी नहीं चलता है। ठीक इसी तरह से ये पूंजीपतियों के समर्थित सरकार देश के गरीबों का खून चूस रही है और गरीबों को पता नहीं चल रहा है। गरीब गरीब होते जा रहे हैं और इनको मेंटली इस तरह से इनको सप्रेस कर दिया गया है कि ये हीन मानसिकता से ग्रसित होकर के ये सोच ले रहे हैं कि हमारे किस्मत में ही यही लिखा हुआ है, हमारा भाग्य में ही ये लिखा हुआ है गरीबी में जीवन बिताने के लिए। परंतु बंधुओं, मध्यम वर्गीय खासकर और किसान मजदूर भाइयों, यह किस्मत का खेल नहीं है, ये किस्मत का खेल नहीं है, ये आपके दबूपन का परिणाम है, ये आपका बुजदिली का परिणाम है। अब समय आ गया है आपको जागने का, समझने का और इन अन्याय और शोषण के विरुद्ध एक जबरदस्त संग्राम करने की आवश्यकता है। क्रांति के बिना शोषण खत्म नहीं होता है। देखो, मनुष्य एक मन प्रधान जीव है, इसके अंदर बुद्धि है, विवेक है, ये पशु नहीं है। इसलिए अपने बुद्धि और विवेक को इस्तेमाल करके यूनिटी बनाना है और इस अन्याय और शोषण के विरुद्ध क्रांति करनी है। मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली फिट होकर के। अब मित्रों, अब कैसे इस अन्याय और शोषण के विरुद्ध हमें क्रांति करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, किसी से निजात पाना है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बंधु, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।